वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा न्यू टॉपिक है रिटर्न टू स्केल। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है रिटर्न टू स्केल क्या होता है। आज दोबारा से रिपीट करते हैं। रिटर्न टू स्केल में क्या करते हैं हम, जब हम अपने जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन सभी में अगर हम चेंज कर देते हैं, इट मीन्स ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर चेंज इन द सेम प्रपोर्शन। ठीक है, मतलब हम सेम प्रपोर्शन में जब इस सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, उससे जो हमारी टीपी इंक्रीज़ होती है, टीपी इंक्रीज़ होना इन द सेंस जब हमारी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। समझ में आए? लेकिन यह दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जब हमारे फैक्टर इनपुट जितने भी होते हैं, ठीक है, मतलब इनपुट्स के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब में चेंज करने की वजह से जो हमारा फाइनल आउटपुट में जो चेंज आता है उनके रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। समझ में आए? उसके बाद जैसे रिटर्न टू फैक्टर के हमारे 3 एस्पेक्ट्स से, वैसे ही हमारे रिटर्न टू स्केल के भी 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। देखो, अगर आपको रिटर्न टू फैक्टर समझ आ गया ना, तो रिटर्न टू स्केल ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है, इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इट मीन्स अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ कि इतनी जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आपने सभी के सभी चेंज कर दिए। ठीक है, उसकी वजह से जो आउटपुट है वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। मतलब जितना आपने इनपुट चेंज किया था, इनपुट तो आपने देखो थोड़ा सा ही चेंज किया, लेकिन आउटपुट आपका क्या हुआ, ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। समझ में? दोबारा से रिपीट करती हूँ। जब आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप सेम प्रोपोर्शन में ऑल द फैक्टर ऑफ इनपुट आर क्या करते हो, चेंज करते हो, लेकिन उसकी वजह से जो आपका आउटपुट चेंज होने वाला है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जैसे आपने इनपुट तो क्या किया, सिर्फ 10% इंक्रीज़ किया, लेकिन आउटपुट कितना हुआ, 15%। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज़ हुआ ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉजेज़ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, मतलब जो हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो जो हमारे जो कॉजेज़ आते हैं, इट मीन्स जो हमारे इकोनॉमिक ऑफ स्केल हैं, उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या होता है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल होता है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कि फ़ायदे बोलते हैं। इट मीन्स जैसे जैसे आपने प्रोडक्शन की इनपुट इंक्रीज़ करते गए, वैसे वैसे आपका इकोनॉमिक्स का स्केल, मतलब स्केल का मतलब आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने क्या कहा था कि ऑल सभी फैक्टर्स चेंज होने हैं। सभी फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे लैंड भी चेंज होने वाली है। ठीक है, अगर आपके पास एक मशीनरी थी तो आप 2 मशीनरी लगाने वाले हो, लेबर में भी इंक्रीमेंट करने वाले हो, सभी फैक्टर्स में चेंज करने वाले हो। अब सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाएंगी तो आपका बिज़नेस का स्केल भी तो बढ़ जाएगा। अगर आपका बिज़नेस का स्केल बढ़ गया, मतलब बिज़नेस बहुत बड़ा हो गया ना, पहले एक मशीनरी थी, अब 2 मशीनरी, अब एक दिन में एक मशीनरी जितना काम करती है 2 मशीनरी तो उसे डबल काम करेंगे ना। तो इट मीन्स आपके प्रोडक्शन का स्केल इंक्रीज़ होने से आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जो प्रोडक्ट को बनाने में जो आपकी कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी, और पर यूनिट कॉस्ट भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑफ स्केल बोलते हैं। तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल भी हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ स्केल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ठीक है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, आज आपको सिर्फ इतना ही करना है। ओके स्टूडेंट्स।